नमस्कार साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास के सेकंड पेपर के बारे में। सेकंड पेपर में बेसिकली 2-3 पेपर आपको देखने होते हैं और उन तीनों पेपर में आपको एक पेपर चूज करना होता है। तो बेसिकली आपको टेंशन नहीं लेना है, हम तीनों पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। जो सेकंड पेपर है बीए 5th सेमेस्टर में इतिहास की, ठीक है। तो अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री अलग सब्जेक्ट है, ये आपका इतिहास सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो बीए के 5th सेमेस्टर में इतिहास या कोई भी सब्जेक्ट की बात की जाए तो एक सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर देने होते हैं। अब ऐसे में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें जो सेकंड पेपर होता है उसमें ऑप्शनल होते हैं, यानी कि आप चाहो तो ये पढ़ो और इसके अलावा और भी कई एक प्रकार से सिलेबस या कई पेपर के नाम और हैं। तो उन चीज़ों को हम चर्चा कर लेंगे, उनको भी बारे में, ठीक है। यानी इसमें हम लोग पेपर 2 का जो पहला पोर्शन है यानी ए वाला, जिसमें हम लोगों को हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है 1453 ईस्वी से लेकर के 1815 ईस्वी तक। अब कुछ विश्वविद्यालयों में या कुछ बच्चे एक प्रकार से इसको चूज करते हैं, कुछ बच्चे और भी एक प्रकार से ऑप्शनल वाले पेपर हैं तो उनको चूज करते हैं। तो आपके जो भी एक प्रकार से ऑप्शनल में 2-3 हैं, उन तीनों के एक प्रकार से मॉडल पेपर और महासंग्राम रिवीजन क्लास मैं करवाऊँगा और आपको एक प्रकार से इसके माध्यम से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा जो कि पिछले 2-3 वर्षों में पूछे गए हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा, गुरुजी 5th सेमेस्टर का तो पेपर अभी एक ही बार हुआ है और आप कह रहे पिछले 3 वर्षों में कहने का तात्पर्य है कि जब ईयरली एग्जामिनेशन हो रहा था तब भी ये सिलेबस हम लोग पढ़ाते थे, ठीक है। तो वहाँ पर भी जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको भी मैंने रखने का प्रयास किया है और अब की बार जिन प्रश्नों की संभावना बहुत ज़्यादा है उनको मैंने रखा है और विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पे पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इनको रखा है। तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि आपको विश्व के कि जो आधुनिक इतिहास है विश्व का, उसके बारे में आपको पढ़ना है, समझना है, जानना है। क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लघु उत्तरीय के हम समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आते रहते हैं, ठीक है। 7-7, 8-8 नंबर के एक प्रकार से के क्वेश्चंस हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है, बीए 5th सेमेस्टर इतिहास का सेकंड पेपर का पहला भाग, ठीक है। इसके बाद में फिर और आएगा। अगला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राज्यों के उदय पर टिप्पणी कीजिए। यानी जो राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ यूरोप में या विश्व के स्तर पर, आप देखेंगे बेसिकली यूरोपीय कंट्रीज़ में, वो कब हुआ? 15वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में आप देखेंगे इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन जैसे राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। ये एक प्रकार से इंग्लैंड की बात करें या फ्रांस की बात करें या स्पेन की बात करें, ये किन राज्यों में शामिल हैं? ये राष्ट्रीय राज्य हैं। ये एक प्रकार से नेशनल स्टेट के रूप में जाने जाते थे या जाने जाते हैं स्पेन, फ्रांस, ठीक है, और इंग्लैंड। उन्होंने पवित्र रोमन साम्राज्य और पोप और चर्च की निरंकुश राजनीतिक और धार्मिक सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। और जिन राज्यों ने एक प्रकार से पोप की तानाशाही और चर्च की निरंकुशता को एक प्रकार से मानने से इनकार कर दिया, वह राज्य नेशनल स्टेट के नाम से जाने गए, राष्ट्रीय राज्य के नाम से जाने गए या राष्ट्रीय राज्यों के रूप में एक प्रकार से इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन, चूँकि यहाँ पर सुधार आंदोलन और क्रांतियाँ हो रही थीं, जिन्होंने एक प्रकार से पोप की और चर्च की निरंकुशता को एक प्रकार से जो है भंग किया, उसको एक प्रकार से ख़त्म करने का प्रयास किया, ठीक है। राज्यों में बढ़ती शक्तियों के साथ ही मध्ययुग की प्रमुख संस्था सामंतवाद का भी पतन इसी समय आपको देखने को मिलता है। क्योंकि सामंतवाद का पतन एक प्रकार से जब धर्म सुधार या अन्य सुधार में चीज़ें आने लगती हैं तो सामंतवाद का पतन भी दिखाई पड़ता है, जो एक प्रकार से जो है सामंतवाद एक विचारधारा है जो एक प्रकार से उस समय व्याप्त थी, उसका खात्मा होना शुरू हो जाता है और उनकी जगह पर राष्ट्रीय राज्यों का गठन आरंभ हो जाता है। व्यापारिक उन्नति प्रारंभ हो जाने की वजह से व्यापार के संरक्षण हेतु शक्तिशाली राज्यों की स्थापना समय की मांग भी थी। चूँकि व्यापार हो रहा था, व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो एक राष्ट्रीय राज्य की एक प्रकार से उपलब्ध की आवश्यकता भी थी, जो इन कंपनियों पर एक प्रकार से जो है नियंत्रण रखे और कहीं ना कहीं पे व्यापार पर नियंत्रण रखे। व्यापारी वर्ग राष्ट्रीय राज्यों के विकास के लिए धन प्रदान कर रहा था, क्योंकि व्यापारी वर्ग कह रहा था कि अगर यही एक प्रकार से सामंतवाद रहा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप राष्ट्रीय राज्य की बात करेंगे तो हम एक प्रकार से राष्ट्रीय राज्य विकास के लिए हम धन भी देंगे, आपको टैक्स वगैरह भी देंगे। व्यापारी वर्ग यह भी कह रहा था। तो आधुनिक युग के समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ जो सामंतों के खिलाफ थे। सामंत एक प्रकार से बेसिकली उच्च वर्ग के लोग जो एक प्रकार से
सत्ता पर अपना कब्जा जमा करके बैठे थे। ऐसे में हर जगह पर सामंतियों का दबदबा था। ऐसे में एक प्रकार से मध्य वर्ग का उदय हुआ जो कि सामंतवाद के बिल्कुल खिलाफ थे। इसके फलस्वरूप सामंतवाद की जगह राष्ट्रीय राज्यों का मार्ग प्रशस्त हुआ, ठीक है, जिन पर पोप या धर्म के एक प्रकार से अभी तक या चर्च का एक प्रकार से आधिपत्य हुआ करता था राज्यों पर। राज्यों के मामले मसले सब चर्च वगैरह देखा करते थे, पोप वगैरह देखा करते थे। अब वो सब समाप्त होना शुरू हो गया, ठीक है। तो सामंतों के खिलाफ मध्य वर्ग आ गया। इसके अलावा फलस्वरूप क्या हुआ, सामंतवाद की जगह राष्ट्रीय राज्यों का मार्ग प्रशस्त हुआ। हेज नाम के एक विद्वान हैं, वो लिखते हैं कि यह एक ऐसे प्रकार का राज्य था, राष्ट्रीय राज्य, जिसका अस्तित्व प्राचीन काल में लगभग नहीं था। मतलब कि प्राचीन काल में ऐसे राज्य की कल्पना पहले नहीं हुई थी, या ऐसे राज्य जो राष्ट्रीय राज्य है वो ऐसा राज्य प्राचीन समय में पहले नहीं था, और जो मध्यकाल में धीरे धीरे तथा अस्पष्ट रूप से विकसित जरूर हुआ। यह मध्यम आकार का राष्ट्रीय राज्य था जो यूरोप की आधुनिक राज्य प्रणाली की इकाई के रूप में एक प्रकार से बना, ऐसा हेज महोदय लिखते हैं। कुल मिलाकर के राष्ट्रीय राज्य के आ जाने से एक प्रकार से आप देखेंगे सामंतवाद का पतन हुआ, सबसे बड़ा काम यही था, ठीक है। और पोप की जो सत्ता थी या जो चर्च का प्रभुत्व था राज्य पर, राज्य की नीतियों को बनाने में, वो एक प्रकार से समाप्त होता गया। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है महोदय। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया। प्रश्न है पूंजीवाद का उदय पर टिप्पणी कीजिए। यानी पूंजीवाद का जो उदय हुआ, राइज ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का उदय कैसे हुआ। पूंजीवाद विचारधारा बेसिकली, पूंजीवाद यानी जिसके पास पैसा रुपया खूब ज़्यादा है वो एक प्रकार से और आगे बढ़ता जाता है। पूंजीवाद में एक प्रकार से क्या होता है कि उत्पत्ति के साधनों पर या उपभोग के साधनों पर बेसिकली किसका अधिकार होता है, वो सब अधिकार होता है किसका भैया, पूंजीपतियों का अधिकार होता है, प्राइवेट सेक्टर का अधिकार होता है। और मतलब कि समाजवाद में आप देखेंगे तो क्या होगा, समाजवाद में सरकार का एक प्रकार से अधिकार होगा। आप देखेंगे जो ऐसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवाद एक दूसरे के घोर विरोधी रहे हैं, या साम्यवाद बोले तो, ठीक है। आप देखेंगे कार्ल मार्क्स के आ जाने से पूंजीवाद विचारधारा का पूरा पतन होता है। 15वीं शताब्दी में अगर बात करें, 15वीं शताब्दी से पूर्व अर्थात मध्ययुगीन यूरोप में सामंती समाज मुख्यतया कृषि पर आधारित हुआ करता था। सामंतवाद बेसिकली किस पर आधारित था, सामंतवाद कृषि पर आधारित था। सामंतवादी व्यवस्था में आत्मनिर्भर इकाइयों पर बल दिया गया था। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी। वस्तु विनिमय मतलब क्या होता है कि वस्तुओं के माध्यम से एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु को लिया जाता था। यानी एक वस्तु हम आपको देंगे, आप उसी कीमत की वस्तुएं हमको देंगे, तब हम एक दूसरे से वस्तु चेंज कर लेंगे। क्योंकि कोई वस्तु हमारे पास है, कोई वस्तु आपके पास है, दोनों एक प्रकार से दोनों, हमारी वस्तु की आपको रिक्वायरमेंट है, आपकी वस्तु की हमको रिक्वायरमेंट है, हम दोनों ने आपस में वस्तुओं को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यही होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। ये प्रचलन में थी मध्यकाल में। और मुद्रा का प्रचलन भी एक प्रकार से था, लेकिन बहुत कम मात्रा में था। लेकिन 13वीं शताब्दी में स्थितियों में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये प्राचीन काल की बात हो रही है। इसके बाद में जब मध्यकाल आया, ठीक है, या 13वीं शताब्दी में, मतलब मध्यकाल में ये था प्रचलन भी, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा आधुनिकता आने लगती है उस दौरान 13वीं शताब्दी के आसपास में, तो एक प्रकार से इन सभी सिचुएशन में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सामंतों के पास काफ़ी मात्रा में संपत्ति इकट्ठी हो गई थी। अब सामंती लोग एक प्रकार से अपने यहाँ पर जो दास प्रथा या तमाम प्रकार के और चीज़ थे, लोग सामंतों के यहाँ काम काज किया करते थे। ऐसे में एक प्रकार से सामंत जो थे वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से तानाशाही की व्यवस्था में जी रहे थे। संपत्ति इकट्ठी हो गई उनके पास। नगरों में व्यवहार मतलब व्यापारिक गतिविधियों की शुरुआत हो जाती है। सामंतवादी यही एक प्रकार से आगे बढ़ चढ़ करके उद्योगों को स्थापित करने लगते हैं, ठीक है। अब ग्रामीण आत्मनिर्भर इकाइयों की जगह नगर गतिविधियों के केंद्र बनते जा रहे थे। सामंत भी नगरों के प्रति आकर्षित होने लगे थे। जो गांव में सामंत लोग रहा करते थे वो नगरों में एक प्रकार से अपनी रुचि लेने लगे। सामंतों ने अपनी अतिरिक्त पूंजी जो काफ़ी समय से एकत्रित हो रही थी उनके पास, वो व्यापारिक गतिविधियों में लगाना शुरू कर दिया। यही सामंतवाद के बाद में कौन सी बात आता है, सामंतवाद के बाद में पूंजीवाद आता है। पूंजीवाद के बाद में आप देखेंगे समाजवाद आएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पूंजीवाद एक प्रकार से एक ऐसी विचारधारा जिसके पास पैसा होता है वो उत्पत्ति के साधनों पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। और पैसा कैसे उनके पास आया, क्योंकि उन्होंने एक प्रकार सभी को निचोड़ा और उसके बाद में मेहनत भी कुछ करी। ऐसी बात नहीं कि ऐसे पैसे किसी के पास आ जाते हैं, मेहनत करनी पड़ती, मेहनत किया होगा और बहुत ज़्यादा
ज़्यादा एक प्रकार से जो है मेहनत करने के बाद में तब जा कर के इनके पास पैसे आए और वो पैसे इकट्ठे होते गए धीरे धीरे। और चूँकि खेतों पर इनका अधिकार था, कृषि वगैरह सब यही करवाते थे, जो लोग काम करते थे इनके यहाँ बस उनको गुजारा के लिए पैसे मिलते थे, ठीक है। बेगार प्रथा भी उस समय आप देखने को मिलेगी। तो वो उनके पास पैसे इकट्ठे थे, व्यापारिक गतिविधियों में वही पैसे लगा दिए सामंतों ने। इससे नगरों में व्यापार में वृद्धि होने लगी। इटली के समृद्ध नगरों से संपूर्ण यूरोप के नगरों का संपर्क और व्यापार बढ़ रहा था। इसी दौरान आप देखेंगे यूरोप के कुछ राष्ट्रों में केंद्रीय शक्ति मजबूत हो रही थी। कुल मिलाकर के इस तरीके से जो पूंजीवाद है इसका विकास होना शुरू हो गया। पूंजीवाद का विकास आप देखेंगे शुरुआती दौर में इंग्लैंड, स्पेन और इन सभी जहाँ पर राष्ट्रवाद एक प्रकार से आया या राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ, राष्ट्रीय राज्य के उदय के साथ साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी उदय शुरू हो गया। इंग्लैंड हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, डेनमार्क हो गया, रसिया हो गया, जैसे देश शक्तिशाली होने लगे। चर्च के पादरियों के पास भी काफ़ी संपत्ति एक प्रकार से इकट्ठा थी, चूँकि उन लोगों ने भी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा जो एक प्रकार से पैसे वगैरह थे, चर्च और पादरियों के पास भी एक प्रकार से पैसे इकट्ठे थे। इसलिए पादरियों ने भी इस संपत्ति को व्यापार के क्षेत्र में निवेश करना आरंभ कर दिया। यानी जो बड़े बड़े पादरी या चर्च के एक प्रकार से मुखिया हुआ करते थे, वो भी एक प्रकार से उद्योगपतियों मतलब उद्योग स्थापित करने लगते हैं। वो भी अपनी पूंजी को एक प्रकार से लगा करके बड़े बड़े उद्योगों को स्थापना करना शुरू कर देते हैं। ये सब गतिविधियाँ पूंजी के प्रवाह को बढ़ा रही थीं। यही पूंजीवाद का आरंभिक समय था और धीरे धीरे पूंजीवाद संपूर्ण यूरोप में शुरू हो जाता है और पूंजीवाद का दबदबा एकदम से कायम हो जाता है। व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में प्रगति ही पूंजीवाद के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों के रूप में हमारे समक्ष आती है। यानी जिस तरीके से औद्योगिकरण हुआ या एक प्रकार से इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई जिसमें उद्योगों को बढ़ावा मिला, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बहुत बढ़ावा मिला और पूंजीवादी समाज भी एक प्रकार से डेवलप हो गया। व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में प्रगति पूंजीवाद के उदय के लिए उत्तरदायी कारक थी। इन परिवर्तनों ने मध्ययुगीन यूरोप के पुरातन ढांचे को कमज़ोर किया और सामंतवाद के पतन का दौर तेज़ी से इस दौरान पूंजीवाद के आने जाने से शुरू हो गया और आधुनिक युग के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। और इसके बाद में फिर पूंजीवाद का घोर विरोधी आता है एक प्रकार से जो है समाजवाद, और ख़ास करके समाजवाद के बाद में आता है एक विचारधारा वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद की विचारक हैं कार्ल मार्क्स, जिन्होंने पूरे के पूरे पूंजीवाद की जड़ें जो है एकदम से हिला दी। एक अकेला मार्क्स और एक प्रकार से वेबलिन नाम के दो व्यक्ति आपस में बड़े घनिष्ठ मित्र थे, बड़े अच्छे मित्र थे। इन लोगों ने एक प्रकार से पूरा का पूरा यूरोपीय तंत्र जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ था, उसको ऐसे ऐसे एकदम से डगडोल दिया। पूरे संसार में आप देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रभाव जहाँ एकदम से बढ़ चुका था, वहीं पर कार्ल मार्क्स के आ जाने से पूंजीवादी का जो दबदबा था एक तरफ कायम था, एक तरफा कायम था, वो दबदबा एकदम से क्षीण हो जाता है। इस तरीके से ये था पूंजीवाद। और इसका पूंजीवाद का पतन कब होगा? पूंजीवाद का पतन बेसिकली होगा नहीं, पूंजीवाद की एक प्रकार से प्रासंगिकता में कमी जरूर आएगी मार्क्सवाद के आ जाने से, ठीक है, या वैज्ञानिक समाजवाद के आ जाने से। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सभी लोग देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, इटली के पुनर्जागरण के मुख्य कारण बताइए। इटली के पुनर्जागरण के कारण बताएं, यानी कि एक प्रकार से इटली का पुनर्जागरण क्यों हुआ, रेनेसांस का एक प्रकार से इटली में एक प्रकार से पुनर्जागरण कब हुआ, कब शुरू हुआ, किनके योगदान से शुरू हुआ, ये सब चीज़ें आप इसमें जानेंगे। देखिए, पहली बात, पहला कारण ये रहा इटली में पुनर्जागरण शुरू। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा देश होता है जहाँ पर एक प्रकार से जिसकी गौरवपूर्ण इतिहास होता है और पहले एक प्रकार से वह देश, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति एकदम से हाई लेवल की होती है, बीच में उसकी संस्कृति और सभ्यता एकदम से डगमगा जाती है और वो ढह जाती है। फिर से एक प्रकार से जब वही संस्कृति, वही सभ्यता, फिर से वह देश एक प्रकार से अपनी संस्कृति और सभ्यता में उत्थान करता है और वही उत्थान की दिशा एक प्रकार से पुनर्जागरण कहलाती है। यानी एक बार उसकी चीज़ें ऊँची थीं, फिर बीच में एक प्रकार से ढालू हुई, फिर ऊँची हुई, ठीक है, तो वही होता है पुनर्जागरण, जिसको आप अंग्रेजी में रेनेसा कहते हैं। रेनेसेंस नहीं लिखा है, रेनेसा है ये, ठीक है। कॉजेज ऑफ द रेनेसा इन इटली, पहला कारण ये है ऐतिहासिक अवशेष। देखिए, प्राचीन रोमन साम्राज्य के गौरवशाली ऐतिहासिक अवशेष इटली में थे,
जो इटली वासियों के लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत बने रहे। क्योंकि जो ऐतिहासिक अवशेष थे, इतिहास से जुड़ी हुई तो तमाम सारी चीज़ें इटली में एक प्रकार से विद्यमान थीं, वह एक प्रकार से रोमन साम्राज्य के गौरवशाली ऐतिहासिक अवशेष जो विद्यमान थे, जो लोग देखते थे, उनके दिमाग में एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे बातें आती थी कि हमारा प्राचीन या हमारा अतीत इतना एक प्रकार से भयंकर या इतना अच्छा रहा है, हम क्यों इतना एक प्रकार से दबे दबे से जी रहे हैं, या हमारा एक प्रकार से अस्तित्व इतना ढीला क्यों है। तो ये सब इनके मोटिवेशन के स्रोत बने रहे, प्रेरणा के स्रोत बने रहे। इस प्रकार के ऐतिहासिक अवशेष अन्य किसी देश में नहीं थे, और ऐसा इन लोगों को लगा। और जब लगा कि भाई हम ही सबसे आगे हैं, तो हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, यही विचारधारा इनके दिमाग में आती रही। इटली वासियों को लगा कि एकदम से अब जो है हमारे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा यार कहाँ, ऐसी धारणा को लेकर के इटली वासियों ने एक प्रकार से अपने ऐतिहासिक जो अवशेष थे उनको देखा, उनको देख देख करके मोटिवेशन लिया, और दोबारा से अपनी पुनर्जागरण की जो क्षमता उसको जगाने का काम किया कि हम एक प्रकार से वो थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिल करके विचारे समस्याएं सभी। इस तरीके से चीज़ों को ध्यान में रख करके चीज़ें करने लगते हैं, और इस तरीके से इटली का पुनर्जागरण जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। तो पहला कारण तो यही रहा कि ऐतिहासिक अवशेष जो कुछ मिले उनकी वजह से एक प्रकार से इटली का इटली में पुनर्जागरण हुआ। दूसरा कारण क्या रहा, लिखते चलिएगा एक एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या रहा, अच्छा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, देखिए अगर आपको कोर्स लेना है तो कोर्स के लिए आपकी व्यवस्था करी गई है। अगर आपको कोर्स में ज्वाइन होना है, देखिए अब कोर्स मैं बता दूं 5th सेमेस्टर का कोर्स कैसा रहेगा। अगर आप 5th सेमेस्टर में है BA के, ठीक है, तो आपको एक प्रकार से एक को करिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ठीक है, को करिकुलर सब्जेक्ट आपका अब की बार जो है रीजनिंग का रखा है। जैसे आपने 3rd सेमेस्टर में देखा होगा ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 3rd सेमेस्टर में। 1st सेमेस्टर में आप फूड न्यूट्रिशन पढ़े होंगे, 4th सेमेस्टर में आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो एक को करिकुलर होता है। ऐसे ही इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एनालिटिक एबिलिटी। ठीक है, एनालिटिक एबिलिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एबिलिटी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, और डिजिटल अवेयरनेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डिजिटल अवेयरनेस के बारे में। अब ये एक प्रकार से एनालिटिक एबिलिटी आपकी रीजनिंग होती है, डिजिटल अवेयरनेस आपकी कंप्यूटर होती है। यानी रीजनिंग और कंप्यूटर बेसिकली इसमें आपको पढ़ना है, तो इसका आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, इसके जो PDF नोट्स होंगे ये भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपकी इसकी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे तमाम सारे। तो ये तो हो गया आपका, सभी बच्चों को मिलेगा। लेकिन आपका अगर जो भी 2 सब्जेक्ट आपके होंगे मेजर वाले, माइनर का पेपर होगा नहीं, 2 मेजर सब्जेक्ट में आप एक पेपर के 2 पेपर होंगे, और दूसरे पेपर का भी एक प्रकार में दूसरे सब्जेक्ट का भी 2 पेपर होगा। ठीक है, कुल मिलाकर के यहाँ पर 4 पेपर इसके होंगे। तो इन सभी की तैयारी जो होगी वो एक प्रकार से करवा दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर के 5 पेपर की तैयारी विधिवत तरीके से आपकी करवाई जाएगी, मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में। ठीक है, अब तैयारी जो होगी आपकी वो मॉडल पेपर के माध्यम से, रिवीजन क्लास के माध्यम से, और मैराथन क्लास के माध्यम से ही होगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर कैसे होगी, मैराथन क्लास के माध्यम से आपकी तैयारी होगी, मॉडल पेपर्स के माध्यम से होगी। चैप्टर वाइज क्लासेस 5th सेमेस्टर की मैं नहीं ले पाऊंगा, चूंकि आपके पास समय कम बचा हुआ है, और ऐसे में पूरा चैप्टर आपका अगर एक एक चैप्टर एक एक वीडियो में बनाऊंगा तो समाप्त नहीं हो पाएगा, चूंकि सारे सब्जेक्ट पढ़ाने रहते हैं। इस वजह से मैं मॉडल पेपर में ही सारे सिलेबस को कंप्लीट करने का एकदम से प्रयास करूंगा। ठीक है, मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो के माध्यम से ही, महासंग्राम वीडियो के माध्यम से समस्त चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक प्रकार से रखूंगा और चीज़ों को बताऊंगा। और इसके अलावा 2024 में जो भी एक प्रकार से चैप्टर वाइज क्लासेस में आपको मैंने प्रोवाइड करवाए हैं, और मॉडल पेपर जो मिले हैं, और क्वेश्चन पेपर जो 2024 के हैं, उन सभी की PDF जो होंगी वो आपको दे दी जाएंगी। ठीक है, तो ये सब PDF भी आपको मिलेंगी। आप किसी से विश्वविद्यालय से हैं तो आपको एक प्रकार से यही सब पढ़ना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, हमारे नंबर पर SMS कर देना है 91 61 93 60 62। ये मेरा WhatsApp नंबर है, इसी पर आपको SMS कर देना है, और आपको एक प्रकार से ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। नंबर क्या है भैया, आपको एक प्रकार से फटाफट से आप फिर से देखें, नंबर लिख लीजिएगा 91 61 93 60 62। आप इस पर SMS करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया, तमाम सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए फटाफट से। उसमें आपको सारे सब्जेक्ट की PDF वगैरह मिलती रहेगी। तो आप एक प्रकार से ग्रुप से ज्वाइन होंगे तो आपका ही फ़ायदा है। मात्र 100 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, ये बात आप ध्यान रखें। कितने रुपये भैया, 100 रुपये में सारी व्यवस्था कर दी गई है। तो आप में से जिनको भी PDF वगैरह लेना, जैसे ये क्लास हो रही हिस्ट्री की पेपर 2 के फर्स्ट मतलब कि A वाले पोर्सन की, तो इसकी PDF भी मिल जाएगी। पेपर 2 के वाले उसकी भी पोर्सन मिल जाएगा, मतलब कि और आपका जो पहला पेपर है उसकी भी जल्दी
भी क्लास होगी तो उसकी भी आपको मिल जाएगी। यानी कि सभी चीज़ों की एक प्रकार से लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, तो परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। सारी चीज़ें आपको विधिवत तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चले। तो दूसरा कार्ड क्या है आपका भैया? दूसरा कार्ड है इटली क्या पुनर्जागरण का क्या? मानवतावादी साहित्य। चूँकि इटली का जो साहित्य रहा है मानवतावादी साहित्य रहा है। प्राचीन यूनानी और रोम के मानवतावादी साहित्य के अध्ययन की परंपरा इटली में प्राचीन काल से बनी रही थी। राजनीतिक उत्थान और पतन का इस परंपरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इस वजह से एक प्रकार से जो मानवतावादी साहित्य था एक प्रकार से बार बार इनको एक प्रकार से उकसा रहा था कि आप लोग क्यों पीछे हट रहे हैं जब आपका अतीत इतना अच्छा रहा है। ठीक है, तो दूसरा कार्ड क्या रहा? मानवतावादी साहित्य। तीसरा कार्ड रहा जो मतलब कि इटली का एकीकरण मतलब इटली का पुनर्जागरण हुआ, उसका अगला कार्ड क्या रहा? तीसरा कार्ड व्यापारिक समृद्धि। क्या भैया? व्यापारिक समृद्धि। देखिए, व्यापारिक समृद्धि के कारण इटली के नगरों में घनी और समृद्धिशाली वर्ग था जो कला और साहित्य को संरक्षण देता था। इन नगरों में एक प्रकार से क्या था? इन नगरों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा ही नहीं थी बल्कि वे कलाकारों और साहित्यकारों को संरक्षण और प्रोत्साहन देने में भी एक प्रकार से कंपटीशन करते थे। एक राजा या एक व्यक्ति दूसरे मतलब एक कलाकार को रखता था, दूसरा व्यक्ति दूसरे 3-4 कलाकार को और बुला लेता था। इस तरीके से कलाकारों और साहित्यकारों को रखने में भी कंपटीशन चल रहा था। कलाकार के बीच में संघर्ष मतलब कि जो है ये सब था ही, साथ ही साथ कलाकारों के संघर्ष के साथ ही साथ कलाकारों के जो एक प्रकार से संरक्षक होते थे उनके बीच में भी एक प्रकार से कंपटीशन हुआ करता था। यानी इनका जो इतिहास था या इनका जो एक प्रकार से व्यापारिक जो दृष्टिकोण था वो भी एकदम से फुल फॉर्म में था, एकदम समृद्ध था। जब उसको एक प्रकार से इटली वासी देखते हैं तो उनके मन में एक प्रकार से जो है एक भावना आती है और वो भावना होती है पुनर्जागरण की। चौथा क्वेश्चन मतलब कि चौथा जो है कार्ड ये रहा इटली के पुनर्जागरण का। इटली के नगरों में दीर्घकालीन शांति का होना। ठीक है, इटली के नगरों में क्या होना भैया? इटली के नगरों में दीर्घकालीन शांति का होना। दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक इटली के नगर में शांति बनी रही। दीर्घकालीन शांति ने इन नगरों में समृद्धि के साथ साथ कला साहित्य को फलने फूलने का अवसर प्रदान किया। क्योंकि जिस देश में एक प्रकार से युद्ध वगैरह कम होते हैं वहाँ पर कला साहित्य और विज्ञान ये बहुत डेवलप होते हैं, और जहाँ पर युद्ध वगैरह लड़े जाते हैं वहाँ पर विज्ञान और साहित्य और इनका डेवलपमेंट नहीं होता है या ये आगे नहीं बढ़ पाते। वही युद्ध काट मार की चीज़ें लिखी जाएंगी साहित्य में भी। 1454 ईस्वी के बाद उत्तरी इटली फ्रांस के आक्रमणों से दीर्घकाल तक मुक्त रहा। 13वीं शताब्दी से ही इन नगरों में मानववादी परंपराओं का विकास हो रहा था। इस निर्बाध और दीर्घकालीन शांति ने इटली के इन नगरों में कला और साहित्य को विकसित होने के लिए पर्याप्त समय दिया और इस तरीके से इटली का पुनर्जागरण संभव हो पाया। तो ये एक प्रकार से इटली के नगरों में लंबे समय तक जो शांति बनी रही ये भी एक प्रकार से एक मोटिवेशन का काम करती है इटली को एक प्रकार से पुनर्जागृत करने के लिए। पांचवा कार्ड जो रहा इटली के पुनर्जागरण का वो क्या रहा? इटली के पुनर्जागरण का जो अगला कार्ड रहा पांचवा वो कौन सा रहा भैया? वो कार्ड रहा आपका राजनीतिक और सामाजिक स्वरूप। ठीक है, इटली का तो इटली का जो राजनीतिक और एक प्रकार से सामाजिक स्वरूप था वो भी एक प्रकार से एक कार्ड के रूप में हमारे समक्ष नज़र आता है। देखिए, राजनीतिक और सामाजिक स्वरूप इटली का तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक स्वरूप ऐसा था जिसमें इन कलाकारों और साहित्यकारों को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। समाज में भावना प्रधान और बुद्धिपरक वर्ग थे जिन्होंने कला और साहित्य में रुचि ली और प्रोत्साहन दिया कला और साहित्य को। धनी शासकों ने कला और साहित्य के प्रोत्साहन में धन लगाना शुरू कर दिया और कलाकारों को राजा महाराजाओं के द्वारा संरक्षण भी मिलने लगा। इस वजह से इटली का पुनर्जागरण संभव हो पाया। ठीक है, तो ये 5 कार्ड थे जिनमें एक प्रकार से पांचों कार्ड बड़े फेमस थे। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। राजनीतिक और सामाजिक स्वरूप, दूसरा इटली के नगरों में दीर्घकालीन शांति का होना, तीसरा व्यापारिक समृद्धि और दूसरा मानवतावादी साहित्य और पहला ऐतिहासिक अवशेष। ये सब एक प्रकार से इटली में पुनर्जागरण के कारणों में शामिल हैं। आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। बाकी आपको अगर कोर्स लेना है तो कोर्स आप ले सकते हैं। 100 रुपये में ही एक प्रकार से आपको सारी PDF सेंड कर दी जाएगी। जो इसकी एक प्रकार से 2024 वाले महासंग्राम मॉडल पेपर हैं उनकी भी PDF आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय पर टिप्पणी कीजिए। प्रोटेस्टेंट धर्म जो है ये एक प्रकार से कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंट धर्म, 2 धर्म एक प्रकार से ईसाइयों की शाखाएं हैं दोनों। ठीक है, ईसाइयों की जो पुरानी शाखा है वो होती है कैथोलिक शाखा और जो नई शाखा है वो है प्रोटेस्टेंट शाखा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय जो है
जर्मनी में लूथर, मार्टिन लूथर, बेसिकली मार्टिन लूथर पूरा नाम है इनका। जर्मनी में मार्टिन लूथर के द्वारा पोप का विरोध किए जाने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए धार्मिक विवाद का हल निकालने के लिए पवित्र रोमन साम्राज्य की एक सभा स्पीकर, ठीक है, इस सभा स्पीयर में 1526 ईस्वी में आमंत्रित की गई थी। इस सभा में लंबा वाद विवाद तो हुआ, किंतु यह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। अंततः क्या हुआ कि 1529 ईस्वी में स्पीयर में ही आप देखेंगे द्वितीय धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता है। स्पीयर एक शहर आयोजन किया गया। इस सभा में मार्टिन लूथर के सुधारवाद का विरोध किया गया खूब जम करके, वह उसके विरुद्ध सख्त आदेश जारी किए गए। इस प्रकार इस सभा के द्वारा एक पक्षीय निर्णय दिए जाने का लूथर के समर्थकों ने प्रबल विरोध किया तथा पोप एवं स्पीयर की द्वितीय सभा के आदेशों को मानने से मना कर दिया गया। चूँकि लूथर के समर्थकों ने पोप के आदेशों का विरोध यानी प्रोटेस्ट मतलब क्या किया, प्रोटेस्ट किया, क्या किया, उसका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। किसके विरुद्ध? जो एक प्रकार से द्वितीय सभा में जो विरोध मतलब कि वो किया गया, निर्णय लिया गया, उस निर्णय का विरोध किया गया, उस निर्णय के विरुद्ध प्रोटेस्ट किया गया। अतः उसके समर्थकों के द्वारा चलाया गया आंदोलन प्रोटेस्टेंट आंदोलन कहलाया। और इस प्रकार प्रोटेस्टेंट आंदोलनकारियों ने परंपरागत कैथोलिक धर्म का विरोध करके नए धर्म का प्रतिपादन किया और इस धर्म की स्थापना 1530 ईस्वी में हुई, जिसमें लूथर के सिद्धांतों का पालन किया गया। लूथर ने कुछ सिद्धांत बताए थे, उसी सिद्धांतों को फॉलो करते हुए उस सिद्धांतों को जगह जगह पर चिपका दिए गए। उन्हीं सिद्धांतों को लिख लिख करके प्रोटेस्ट किया गया खूब दबा करके। इस तरीके से कैथोलिकों का विरोध खूब जम करके प्रोटेस्टेंट के लोगों ने किया या लूथर के समर्थकों ने किया। इस प्रकार जर्मनी में प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना हो जाती है और कैथोलिक धर्म का एक प्रकार से पतन शुरू हो गया वहाँ से। ठीक है, मार्टिन लूथर के क्या सिद्धांत थे इसको भी समझ लेते। परीक्षा में खूब प्रश्न पूछा गया। मार्टिन लूथर के मुख्य सिद्धांत बताइए। मार्टिन लूथर के सिद्धांत, मार्टिन लूथर्स थ्योरी या प्रिंसिपल्स ऑफ मार्टिन लूथर मतलब की थ्योरी, मार्टिन लूथर्स थ्योरी यानी मार्टिन लूथर की सिद्धांत, मार्टिन लूथर की एक प्रकार से सिद्धांत या थ्योरी। देखिए मार्टिन लूथर के प्रमुख सिद्धांत निम्नवत हैं। निम्नवत मतलब नीचे लिखे हुए हैं, कई सारे सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत बहुत ध्यान समझेंगे। पहला सिद्धांत क्या है मार्टिन लूथर का? क्षमा पोप द्वारा जारी क्षमा पात्रों से नहीं बल्कि ईश्वर की भक्ति और श्रद्धा से ही प्राप्त हो सकता है। देखिए कैथोलिकों में एक प्रकार से यह था कि क्षमादान कोई अगर देगा तो पोप देगा, ठीक है, पोप के द्वारा जारी क्षमा पत्र से ही प्रकार से क्षमा मिलेगी किसी को। बाकी एक प्रकार से अगर कोई आपने दंड किया तो आपको उसका मतलब कि आपने कोई जो है गलत कर्म किया तो उसका क्षमादान केवल पोप दे सकता है और पोप के नियम कायदे ही दे सकते हैं, बाकी किसी के द्वारा नहीं दिया सकता। तो यहाँ प्रोटेस्टेंट लोगों ने, मार्टिन लूथर ने कहा कि ईश्वर की भक्ति और श्रद्धा से ही एक प्रकार से क्षमा प्राप्त हो सकती है। अगर हमने कोई गलती करी है तो हम ईश्वर की शरण में जाएंगे, ईश्वर से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगेंगे। कैसे कि अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हृदयसमया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर परमेश्वरी, यानी इस तरीके से सहस्त्र अपराध एक प्रकार से माफ़ कर दिए जाते हैं। हिंदू धर्म का मैंने एक श्लोक बताया है, जैसे कि जब भी पूजा वगैरह होती है तो उसमें लास्ट में पंडित जी लोग यही पढ़ते हैं कि अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हृदयसमया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर, ठीक है, या परमेश्वरी। दुर्गा जी की पूजा है तो परमेश्वरी लगा दो, और भगवान की किसी की पूजा है तो परमेश्वर लगा दो, ठीक है। तो ऐसे में एक प्रकार से मार्टिन लूथर भी कहता है कि जो है अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसका क्षमादान पोप के द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर की भक्ति और ईश्वर में श्रद्धा करके ईश्वर से माफ़ी मांगने में ही मिल जाएगी। पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत इसका ये था, पोप जो था ये धार्मिक शक्ति का सर्वोच्च नहीं था, मतलब कि धार्मिक शक्ति का सर्वोच्च अभी तक कैथोलिक लोग किसको मानते थे? पोप को मानते थे। जो पोप होता था वही एक प्रकार से मतलब पूरा मालिक होता था। मध्य युग में पोप ने जनता की अज्ञानता का लाभ उठा करके अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर दिया था, ठीक है। इस वजह से एक प्रकार से ऐसा एक प्रकार से कहा गया कि पोप ही सर्वोच्च मतलब सत्ता नहीं है, पोप से ऊपर एक प्रकार से पोप कोई कुछ नहीं है, पोप का मतलब कुछ नहीं, ईश्वर एक प्रकार से जो कुछ है ये बिचौलियों का क्या काम। जैसे एक प्रकार से आजकल हिंदू धर्म में भी तमाम प्रकार के पंथ और तमाम प्रकार के ये सब चल गए हैं। अलग अलग व्यक्ति आते हैं और अपना अपना एक प्रकार से पंथ निकाल देते हैं, कहते हैं हम ही को पूजो, हम ही भगवान हैं। जो अपनी पूजा करवाए महोदय वो जान लो एकदम से राक्षस है। रावण जो था अपनी पूजा करवाता था, इसलिए एक प्रकार से जो व्यक्ति अपनी पूजा करवाए समझो कि एक प्रकार
प्रकार से वो वास्तविक हिंदू धर्म का है ही नहीं। या एक प्रकार से जो भी किसी भी धर्म में कोई व्यक्ति कहे कि हमारा पूजा करो, हम ही भगवान हैं, हम भगवान के अवतार हैं, या हम ही भगवान हैं, हमारी आरती उतारो, वो व्यक्ति बिल्कुल मूर्ख है। ठीक है, तो व्यक्ति अगर अपनी पूजा करवाने लगा, फिर भगवान एक प्रकार से भगवान में और उसमें क्या अंतर, क्योंकि भगवान की हम आरती करेंगे, किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करेंगे। तो व्यक्ति की पूजा एक प्रकार से नहीं, व्यक्ति का रिस्पेक्ट की जाती है, व्यक्ति की इज्जत की जाती है, व्यक्ति का सम्मान किया जाता है, व्यक्ति की मर्यादा की जाती है, व्यक्ति की पूजा नहीं की जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो किसी व्यक्ति की अगर पूजा करना, कोई धर्म बताता है कि व्यक्ति का पूजा करो, ये करो, वो करो, तो एक प्रकार से वो उतना उचित नहीं होता है। आप ईश्वर की, उस परम सत्ता की पूजा करें जो परम सत्ता ने आपको बनाया है। ठीक है, जिसने आपको बनाया है। अब आप किसी आदमी की पूजा करोगे, कोई बाबा की पूजा करोगे, कोई एक प्रकार से पादरी की पूजा करोगे, कोई एक प्रकार से पंडित जी की एकदम से पूजा करोगे, दबा करके उनके मुंह पे जाकर अगरबत्ती सुलगाओगे, तो उससे भगवान खुश नहीं होगा। भगवान किससे खुश होगा? भगवान खुश होगा भैया भगवान के शरण में जाने से। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप जो है हर धर्म के जो व्यक्ति हैं, जो कर्म कांड करते हैं या पूजा पाठ करते हैं या एक प्रकार से अजान वगैरह करते हैं, तो उनका विरोध करें। नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप उनकी रिस्पेक्ट करें, आप पंडित जी की रिस्पेक्ट करें, आप इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करें, आप चर्च के जो पादरी हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, आप मुल्ला मौलवियों की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, आप पंडित पुजारियों की रिस्पेक्ट करें, ऐसा है। लेकिन आप ये सोचो कि पंडित जी को ही भगवान मान करके पूजा करने लगे, तो ये नहीं है। ठीक है, या आप चर्च के जो पादरी उन्हीं को एकदम से समझ लो, सरड़ा का दी जाना पर पत्रा पाराड़े, तुम ही सब कुछ हो, हम कुछ नहीं हैं। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन आप उनको केवल भगवान के दर्जे या भगवान के बराबर दर्जा नहीं दे सकते। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। भगवान की अलग सत्ता है और व्यक्तियों की अलग सत्ता है। हाँ, वो व्यक्ति बहुत विद्वान है, वो महान हो सकता है, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकता। ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर कैथोलिक लोग एकदम से, कैथोलिक के जो पोप थे एकदम से अपने आप को सम्राट बने बैठे थे। हम ब्रह्मास्मि की अवधारणा थी इनके अंदर। इस वजह से एक प्रकार से लूथर ने इनको खस के लथेड़ा इन लोगों को, और उसके बाद में एक नए प्रोटेस्टेंट नीति की एक प्रकार से शुरुआत करी। तीसरी बात, रोम के चर्च अर्थात कैथोलिक चर्च के प्रभुत्व को नष्ट करके उसके स्थान पर राष्ट्रीय चर्च की शक्ति को सुदृढ़ बनाना, और इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि राष्ट्रीय चर्च का एक प्रकार से की शक्ति को अच्छा बनाना, सुदृढ़ बनाना। ठीक है, और कैथोलिक चर्च को एक प्रकार से नष्ट करने का काम किया। इसके अलावा धर्म ग्रंथ सबके लिए है, अतः सभी लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहले क्या था कि भाई कुछ विशेष वर्ग ही धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर पाते थे। अच्छा, भारत में ऐसा नहीं था। भारत में कुछ लोग कहते हैं कि शूद्रों को धर्म ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं है, बल्कि सभी को मतलब कि धर्म ग्रंथ पढ़ने का अधिकार है। जो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता था पहले, उसको भी पढ़ने को मिलता था। और एक प्रकार से क्या होता था कि पहले कुछ लोग होते थे जो नहीं पढ़ते थे, उन अपने मन से नहीं पढ़ते थे। फिर बीच में क्या हुआ, लोगों ने सोचा कि ये लोग पढ़ ही नहीं सकते। फिर बीच में लोगों ने एक प्रकार से अपना नियम बनाना शुरू कर दिया कि एक प्रकार से चलो इन वर्गों को या इस जात के लोगों को पढ़ना ही नहीं है, ये अछूत है, ऐसा है, दुनिया भर का ज्ञान बताने लगते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था। शुरुआत में जब समाज शुरू हुआ, वैदिक काल में आप चले जाओ, उत्तर वैदिक काल में आप आ जाओ, महाकाव्य काल में आ जाओ, तो उतना ज़्यादा छुआछूत जैसी व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, ये बाद में आकर के धीरे धीरे छुआछूत वगैरह बढ़नी शुरू हो जाती है। धर्म ग्रंथ सबके लिए है, अतः सभी लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं, ऐसा मार्टिन लूथर ने कहा। ठीक है, पांचवी बात, चर्च में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पादरी भी विवाह करके सामान्य लोगों की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक है, सामान्य लोगों की तरह, जैसे सामान्य लोग रहते हैं ऐसे पादरी भी रहेंगे, उनका कोई अलग स्थान नहीं होगा। इसके अलावा यदि कोई चर्च का पदाधिकारी अपराध करता है तो उसे भी साधारण जनता के ही समान दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि पादरियों को एक प्रकार से क्षमादान दिया जाएगा। ठीक है, पादरी भी अगर कोई व्यक्ति मतलब कोई पादरी अगर कोई गलत काम करता तो उसके लिए भी एक प्रकार से उसी दंड का प्रावधान किया जाएगा, जिस दंड का प्रावधान एक समान जनता के लिए किया जाता है। क्लियर। इसके अलावा ईसाई धर्म के 7 संस्कारों में केवल 3 संस्कार, खास करके पहला संस्कार नामकरण, तीसरा प्रायश्चित और चौथा मतलब तीसरा प्रसाद संस्कार को ही स्वीकार किया गया। बाकी एक प्रकार से 4 संस्कार जो है ये नष्ट कर दिए गए, इसको नहीं माना गया। 3 संस्कार को ही, कौन कौन से, नामकरण संस्कार, प्रायश्चित संस्कार और प्रसाद संस्कार, इसको ही स्वीकार किया गया, जबकि 7 संस्कार कैथोलिकों में व्याप्त थे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन से, चर्च के पादरियों के पास न्याय संबंधी अधिकार नहीं होना चाहिए, उनके पास केवल धार्मिक उपदेश से संबंधित कार्य होना चाहिए, केवल धर्म से रिलेटेड काम वगैरह पादरी लोग कर पाएंगे। अब आप ये कहो कि न्याय वगैरह भी पादरी करेंगे, तो ऐसा नहीं है। न्याय के लिए अलग से अधिकारी बनाए जाएंगे, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग उनको अधिकारी बनाया जाएगा, ऐसा एक प्रकार से इस नीति में बताया गया। तो इस तरीके से चीज़ें इसमें बताई गई, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से, पुनर्जागरण के स्वरूप पर टिप्पणी कीजिए। पुनर्जागरण रेनेसा क्या है?
देखिए, पुनर्जागरण के लौकिक दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण आधार था मानवतावाद। क्या था? मानवतावाद। मानवतावाद ही एक प्रकार से पुनर्जागरण का एक प्रकार से क्या था? सबसे महत्वपूर्ण आधार था, क्योंकि मानवतावाद के आधार पर ही पुनर्जागरण की स्थापना हुई या पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि मानवतावाद की आप बात करेंगे तो क्या हुआ, मानवतावाद ने न सिर्फ मानव का बल्कि एक व्यक्ति के महत्व को भी स्थापित किया। क्योंकि पहले व्यक्ति का पर्टिकुलर कोई महत्व नहीं हुआ करता था। जब से एक प्रकार से मानवतावाद आया तो मानवतावाद की वजह से एक प्रकार से क्या हुआ, इसको महत्व दिया जाने लगा। अतः व्यक्तिवाद पुनर्जागरण की सांसारिक भावना का दूसरा महत्वपूर्ण स्वरूप जो है। सांसारिक पुनर्जागरण कालीन सभ्यता शहरी सभ्यता थी। यह मध्यकालीन देहाती सभ्यता से बिल्कुल प्राचीन यूनानी और रोमन साम्राज्य से मिलती जुलती थी। मध्यकालीन देहाती सभ्यता से बिल्कुल अलग सभ्यता थी। ठीक है, मानवतावादी सभ्यता। पुनर्जागरण आंदोलन का मुख्य स्वरूप था मध्यम वर्गीय, मतलब स्वरूप क्या था? मध्यम वर्गीय था। यह जन साधारण का आंदोलन नहीं बल्कि मध्यम वर्गीय धनी लोगों के संरक्षण में चलने वाला आंदोलन था पुनर्जागरण। पुनर्जागरण बेसिकली गरीबों की बात नहीं करता, गरीबों की बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि मध्यम वर्गीयों की बात करता है। मध्यम वर्गीयों में जो धनी मध्यम वर्ग है उनकी बात करता है। धनी मध्य वर्ग ने समाज में अपने प्रभुत्व की स्थापना हेतु चर्च, पोप और सामंतों की तरह साहित्य और सत्ता को संरक्षण प्रदान किया। और इसके अतिरिक्त पुनर्जागरण का स्वरूप तर्क प्रधान, ईसाई विरोधी तथा सामंत विरोधी हो गया। इस तरीके से पुनर्जागरण जो था वो सामंत विरोधी था, ईसाई विरोधी भी था और तर्क प्रधान था। तर्क को तवज्जो दी जाती थी और ईसाई धर्म के विरोध और सामंतवाद का विरोध किया जाता था। और चूँकि मध्य वर्ग भी एक प्रकार से अपना अधिकार चर्च में और इन सभी में पाने का एक प्रकार से पूरा प्रयास कर रहे थे। यूरोप के देशों में पुनर्जागरण आंदोलन का स्वरूप थोड़ा भिन्न था। ठीक है, इटली की तुलना में यूरोप के उत्तरी देशों में चित्रकारी, मूर्तिकला, स्थापत्य कला में कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके विपरीत मानवतावादी दर्शन और साहित्य ने अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहां एक तरफ आपने इटली में देखा था कि जिसमें चित्रकार, मूर्तिकला और एक प्रकार से स्थापत्य कला में और साहित्य में इन सभी ने मिल करके एकदम से पुनर्जागरण की बात करी। ठीक है, जबकि आप देखेंगे यूरोपीय कंट्रीज़ के साहित्य मतलब पुनर्जागरण की, यहाँ पर मानवतावादी दर्शन यानी कि जो एक प्रकार से मानवतावाद का जो एक प्रकार से विचार है और जो साहित्य है, इसने एक प्रकार से पुनर्जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुनर्जागरण काल में पुराने से सामंजस्य का नवीन के निर्माण की शुरुआत हुई। यानी पुराने के साथ सामंजस्य तालमेल बैठा करके और एक नई धारणा का एक प्रकार से उदय होने शुरू हुआ। इसने न केवल साहित्य, कला, दर्शन और विज्ञान को अपितु मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। यानी पुनर्जागरण के आ जाने से साहित्य में भी बदलाव हुआ, कला के क्षेत्र में भी चेंजमेंट आया, दर्शन भी एक प्रकार से बदला और विज्ञान एक प्रकार से लगातार डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ा। इस तरीके से एक प्रकार से मानव जीवन के हर एक उस क्षेत्र में परिवर्तन हुआ जो क्षेत्र मानव से जुड़ा हुआ है। मनुष्य के जीवन के समस्त पहलुओं में एक प्रकार से जो है प्रभाव पड़ा या चेंजमेंट आया पुनर्जागरण के आ जाने से। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है भैया, पुनर्जागरण काल में निज साहित्य की रचना हुई, स्पष्ट कीजिए। निज साहित्य मतलब कि खुद का साहित्य, पर्टिकुलर साहित्य लिखे जा रहे थे। देखिए, साहित्य के दो क्षेत्र, साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण काल में निज साहित्य की रचना हुई है और उसका विशिष्ट महत्व भी है निज साहित्य का। इससे पूर्व साहित्य का सृजन केवल लैटिन भाषाओं में होता आ रहा था, किंतु पुनर्जागरण काल में इनका अध्यापन यूरोपीय भाषाओं में किया जाने लगा। और यूरोपीय भाषाओं में जब एक प्रकार से किया जाने लगा तो इससे क्या हुआ कि विभिन्न देशों के लोग अपनी अपनी मातृभाषाओं में साहित्य का सृजन करने लगे। जिससे क्या हुआ, इटालियन भाषा में भी साहित्य लिखा जाने लगा, फ्रेंच भाषा में भी साहित्य लिखे जाने लगे, स्पेनिश में भी साहित्य लिखा जाने लगा, पुर्तगाली, जर्मन, अंग्रेजी, डच, स्वीडिश, इन सभी भाषाओं का साहित्य का विकास हुआ। इन सभी भाषाओं का विकास हुआ, इन सभी भाषाओं में साहित्य लिखे जाने लगे। किसके आ जाने से? पुनर्जागरण के आ जाने से। तो ये सब एक प्रकार से यही है निज साहित्य की रचना, यानी इटालियन भाषा में रचना। वैसे क्या होता था, वैसे केवल लैटिन भाषा में ही एक प्रकार साहित्य वगैरह लिखे जा रहे थे। लैटिन भाषा में जब साहित्य लिखे जा रहे थे, उसके बाद में क्या हुआ, जब पुनर्जागरण आया उससे अलग अलग भाषाओं में साहित्य आने शुरू हो गए, निज भाषाओं में साहित्य लिखे जाने लगे। ठीक है, उसी को निज साहित्य के नाम से जाना जाता है। पुनर्जागरण काल के साहित्य की दूसरी प्रमुख विशेषता ये रही है विषय वस्तु की। ठीक है, कंटेंट जो था या स्कोप जो था वो इसमें भी चेंजमेंट आया।
मध्यकालीन साहित्य का मुख्य विषय क्या था? धर्म था। यानी मध्यकाल में एक प्रकार से बेसिकली धर्म पर विशेष करके साहित्य लिखा जा रहा था, धर्म को आधार बना करके या धार्मिक साहित्य लिखा जा रहा था। परंतु पुनर्जागरण के आ जाने से मतलब इस युग में के साहित्य में धार्मिक विषय के स्थान पर मनुष्य के जीवन और इस युग के साहित्यकारों के विचार मध्ययुगीन मतलब कि एक प्रकार से किस में लिखा जाने लगा? मतलब मनुष्य के जीवन के बारे में लिखा जाने लगा। पहले किसके बारे में लिखते थे लोग? किसके बारे में भैया? जो है धर्म के बारे में लिखते थे। अब मनुष्य के जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं लोग, ठीक है। और साथ ही साथ इस युग के साहित्यकारों के विचार मध्ययुगीन धर्म संबंधी वाद विवाद और मान्यताओं से बिल्कुल अलग थे, मुक्त थे, उनसे हट करके थे, उनसे अलग थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि साहित्य जो था आलोचना प्रधान था, यानी साहित्य की भी आलोचना की जा सकती थी। साहित्य के एक प्रकार से जो भी अच्छी चीज़ें थी उसको एक प्रकार से आप बता सकते थे, जो बुरी चीज़ें थी साहित्य में उसको भी आप बता सकते थे। मानवतावादी और व्यक्तिवादी हो गया था एक प्रकार से, आप देखेंगे साहित्य, ठीक है। आलोचना प्रधान, मानवतावादी और व्यक्तिवादी साहित्य एक प्रकार से पुनर्जागरण किया जाने से हो गया। स्पेन के लेखक सर्बातेस ने डॉन क्विजोट में सामंतवादी मूल्यों की खिल्ली उड़ाई और सामंतवादी एक प्रकार से मूल्यों पर व्यंग किया। लोक साहित्य से उन्होंने मठवादियों और मठवासियों और सामंतों की ओर लक्षित व्यंग और उपहास को ग्रहण किया। कुल मिलाकर के आप देखेंगे जब एक प्रकार से निज साहित्य रचना होने लगी, निज साहित्य में अपनी अपनी भाषा में रचनाएं लोग करने लगे, निज साहित्य का विकास होना शुरू हुआ। ऐसी स्थिति में क्या हुआ भैया? ऐसी स्थिति में एक प्रकार से तमाम प्रकार के साहित्य जब लिखे जाने लगे तो ऐसे में एक प्रकार से साहित्य जब अलग अलग भाषा में लिखे जाने लगे तो अलग अलग भाषा से ज्ञानी, अलग अलग भाषा के विद्वान निकलने लगे और वो एक प्रकार से जो चीज़ें बुरी थी उसको बुरा और जो चीज़ें सच्ची थी उसको सच्चा कहने का सामर्थ्य रखते थे और खुल करके किसी की आलोचना करनी हुई, किसी पर व्यंग करना हुआ, किसी पर टीका टिप्पणी करनी हुई तो खुल करके क्या करते थे? किसी से डर धमके नहीं करते थे। पहले क्या था? पुनर्जागरण से पहले क्या था कि लोग अगर एक प्रकार से चर्च को दबके करते थे, चर्च को ध्यान में रख करके किसी भी मुद्दे पर लिखते थे, चर्च से पूछते थे साहित्य कैसा होना चाहिए, उसी अकॉर्डिंग लिखते थे। धर्म पर लिखते थे तो भी डर करके लिखते थे। जैसे कबीर जो जिस तरीके से निर्भीक होकर के भारत में लिख रहे थे, लोगों ने कहा कि अगर कबीर यूरोप की कंट्रीज़ में पैदा हुए होते तो शायद उतना निर्भीक होकर के नहीं लिख पाते, क्योंकि कबीर को एक प्रकार से मार दिया जाता अगर वो एक प्रकार से यूरोप में एक प्रकार से पैदा हुए होते, क्योंकि वो पोप के खिलाफ या धर्म के खिलाफ ऐसा नहीं बोल सकते थे यूरोपीय कंट्रीज़ में, ठीक है। जबकि भारत में क्या था? भारत में वो एक प्रकार से मुल्लों मौलवियों के खिलाफ खूब जम करके एक प्रकार से उनको लथेड़ा, पंडित पुजारियों को लथेड़ा, मतलब कहीं ना कहीं पे कबीर ने आप देखेंगे एक तरफ नहीं बल्कि हर तरफ का विरोध किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसमें मतलब कि हिंदू और मुसलमानों में जो भी बुराइयां थी सबके बारे में बताया, ठीक है। ये कहा कि काकड़ पाकड़ जोड़ के एक प्रकार से मस्जिद लिया बनाए, ठीक है। और मतलब कि जो मैं को एक बांधते उस पर कहा कि क्या बहरा हुआ खुदा है, वहाँ पर एक प्रकार से क्या खुदा जो है वो बहरा हो गया है, उसके लिए आप हारन बांध कर क्या जान कर रहे हो। ऐसे ही हिंदुओं को लथाड़ा, ये मुसलमानों को लेकर के कहा। मुसलमानों को लेकर के एक चीज़ और कहा कि जो है दिन भर रोज़ा रहत हैं रात हनत हैं गाय, कि दिन भर रोज़ा रहते हैं और रात में एक प्रकार से गाय की हत्या करके और उसका भोग लगाते हैं। ये कौन सा एक प्रकार से हो गया? यानी टीका टिप्पणी मुसलमानों के धार्मिक जो विचार हैं उन पर किया खूब दबा करके, ठीक है। और उसमें मौला मौलवी बहुत सारे हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने उनका विरोध भी किया। लेकिन एक प्रकार से कबीर जो थे वो लिखते रहते थे, वो डरते नहीं थे किसी से। ऐसे ही हिंदू धर्म में खूब विरोध किया कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चकिया भली पीस का है संसार। यानी अगर पाथर पूजने से भगवान मिल जाते तो उससे अच्छा है कि पहाड़ को मैं पूजूं, और पहाड़ से भी अच्छा है कि पत्थर से चक्की बनी जिसको सारा संसार पीस करके खाता है। तो क्या ज़रूरत है मूर्ति पूजा की, क्या ज़रूरत है पत्थर पूजने की? भगवान शंकर पर व्यंग किया। ऐसे ही एक प्रकार से आप देखेंगे कबीर दास एक प्रकार से हर एक उस चीज़ पर व्यंग करते हैं जो कोई उनको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। कबीर दास एक प्रकार से बड़े अक्खड़ कवि थे। हालांकि इस पर चर्चा करेंगे तो हिंदी साहित्य में चले जाएंगे, तो वैसे कबीर अगर यहाँ पर होते तो वो नहीं कर पाते। इस वजह से जब धार्मिक साहित्य में एक प्रकार से धर्म पर लोग लिख रहे थे सामंतवादी व्यवस्था में, तो खुल करके अपनी चीज़ों को बयां नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पुनर्जागरण के आ जाने से वो एक प्रकार से अपनी बातों को खुल करके लिख रहे थे, खुल करके कह रहे थे। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, चित्रकला के क्षेत्र में पुनर्जागरण पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, कला के क्षेत्र में चित्रकला पुनर्जागरण काल में सबसे अधिक विकास चित्रकला के क्षेत्र में हुआ। यानी चित्रकला जो थी वो पुनर्जागरण के बाद में आप देखेंगे खूब ज़बरदस्त तरीके से विकास हुआ। 15वीं शताब्दी तक चित्रकला न केवल धार्मिक विषयों पर सीमित थी परंतु रंगों और विषयों का चयन भी सीमित था। उस काल के चित्रों में उदासी एवं एक रसता झलकती थी, परंतु पुनर्जागरण काल में
कलाकार की अपनी स्वतंत्र पहचान हो गई थी और इस तरीके से कलाकार अपने एक प्रकार से हिसाब से चीज़ों को करता था। जो कलाकार के मनोभावों को एक प्रकार से चित्र आधारित करते थे, उन चित्रों को एक प्रकार से कलाकार लोग बनाया करते थे। परंतु पुनर्जागरण काल में कलाकार की अपनी स्वतंत्र पहचान हो गई। इस समय तक आर्थिक समृद्धि एवं धर्मनिरपेक्ष भाव की आंशिक विजय के कारण कला बहुत हद तक धर्म की सेवा से मुक्त हो जाती है। यानी कि अभी तक जो कला, जो एक प्रकार से चित्रकला हो, चाहे जिस कला की बात करें, जो धर्म की सेवा में लगी हुई थी, केवल धार्मिक चित्रकारी कर रही थी, अब वह कला एक प्रकार से पुनर्जागरण के आ जाने से वह कला मुक्त होकर के, स्वतंत्र धरातल पर मुक्त होकर के जो भी उसको मन में आता था अच्छी चीज़ें उस पर एक प्रकार से लिखती थी। इस तरीके से कला का एक प्रकार से जो सीमित दायरा फिक्स कर दिया गया था, केवल धर्म तक ही सीमित है कला, उसको एक प्रकार से पुनर्जागरण किया जाने से एक स्वतंत्रता प्रदान हुई। वो एक प्रकार से अब इस प्रखर धरातल पर फैल करके और एक प्रकार से वो चीज़ें लिख रही थी, वो चीज़ें कर रही थी। ठीक है। पुनर्जागरण काल के कलाकारों ने कला को जीवन का रूप समझा। उन्होंने प्रकाशिकी और ज्यामिति का अध्ययन किया और चित्रों में प्रक्षेपों का उपयोग प्रारंभ किया। मानव के हाव भाव की आंतरिक व्यवस्था को समझने के लिए शरीर रचना विज्ञान के अध्ययन पर जोर दिया गया और इंद्रिय सुख प्राप्त करना कला का न्यायोचित उद्देश्य हो गया। यानी कला एक प्रकार से मनोरंजन के लिए एक प्रकार से लिखी जा रही थी, या एक प्रकार से मनोरंजन के लिए ही एक प्रकार से, या शरीर को सुख प्राप्त करने के लिए, या आँखों के सुख के लिए एक प्रकार से कलाकारी होने लगी थी इस काल तक आते आते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। नेपोलियन का अंतिम युद्ध, फटाफट से आप बताएंगे। नेपोलियन का अंतिम युद्ध पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट बड़ा फेमस व्यक्ति है यूरोपीय साहित्य, यूरोपीय इतिहास में। ठीक है, नेपोलियन का अंतिम युद्ध जो था वो क्या था? देखिए, मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस में बूर्बो वंश को पुनः स्थापित कर दिया था। फ्रांस की भौगोलिक सीमा जो 1792 ईस्वी में थी वही पुनः तय कर दी गई थी। तत्पश्चात सितंबर महीना था 1814 का ईस्वी है, उसमें यूरोप की समस्याओं को सुलझाने के लिए ऑस्ट्रिया एक देश है, उसकी राजधानी थी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मित्र राष्ट्र एकत्रित होते हैं। मित्र राष्ट्र समझते हैं ना, मित्र राष्ट्र मतलब कि कई देशों का एक मित्र गुट होता था। ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध में आप देखते हैं मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र एकत्रित हुए। नेपोलियन एल्बा द्वीप पर शासन कर रहा था उस दौरान। उसके पास वियना सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों के मतभेद तथा फ्रांस में बूबो शासक लुई 18वें के शासन से व्याप्त असंतोष तथा अव्यवस्था के समाचार पहुंच रहे थे। एल्बा द्वीप पर शासन करते हुए 10 माह व्यतीत होने के पश्चात मार्च 1815 ईस्वी में नेपोलियन अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां से भाग निकला और फ्रांस पहुंचा। फ्रांस में उसका भव्य स्वागत हुआ नेपोलियन का, और सैकड़ों लोग उसकी सेना में भर्ती होने लगे। लुई 18वां बेल्जियम भाग गया। ठीक है, और नेपोलियन पुनः फ्रांस का सम्राट बन गया, परंतु वह मात्र 100 दिन फ्रांस का शासन कर सका। लुई मतलब कि ये जो था, क्या नाम है इसका, नेपोलियन के पुनः सम्राट बनने का समाचार मिलने पर मित्र राष्ट्र अपनी मतभेद भुला करके पुनः युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। उन्होंने फ्रांस पर चारों ओर से आक्रमण करने का निश्चय कर लिया मित्र राष्ट्रों ने, चूँकि फ्रांस का शासक था नेपोलियन बोनापार्ट। 18 जून 1815 को मित्र राष्ट्रों के साथ वाटरलू के मैदान में क्या हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन का अंतिम युद्ध लड़ा गया। इसी को वाटरलू का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस दिन? 18 जून 1815 को कौन सा युद्ध लड़ा गया भैया? वाटरलू का युद्ध लड़ा गया। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा आता है, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी जल्द ही मैं दूंगा। मित्र राष्ट्रों की सेना का नेतृत्व इंग्लैंड का वेलिंगटन कर रहा था। इस युद्ध में नेपोलियन तथा उसकी सेना ने असाधारण साहस का परिचय दिया, किंतु जब वह वेलिंगटन की सेना को पराजित करने वाले ही थे तभी ब्लेचर के नेतृत्व में प्रसा की सेना वेलिंगटन की सहायतार्थ पहुंच जाती है। और जब वेलिंगटन की सहायता के लिए प्रसा की सेना पहुंच जाती है, नेपोलियन उस समय पराजित हो गया, क्योंकि नेपोलियन को लग रहा था कि मैंने पराजित कर दिया, और नेपोलियन पूरी शक्ति लगा करके अपना एक प्रकार से, और उसके सैनिक पूरी शक्ति लगा करके युद्ध में भाग ले रहे थे। जब एकदम जीतने वाला था ये वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन, उसी दौरान एक प्रकार से प्रसा के सैनिक जो है वो नई तरोताजगी लेकर के और वेलिंगटन देश की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। नेपोलियन फिर पराजित हो जाता है और उसने अमेरिका भागने का प्रयत्न किया। अंततः उसे अंग्रेज सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। नेपोलियन को अटलांटिक महासागर के सुनसान द्वीप सेंट हेलेना में निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए भेज दिया गया। 6 वर्ष पश्चात 5 मई 1821 को 52 वर्ष की आयु में
उदर के कैंसर यानी पेट में इसके कैंसर हो जाता है, इससे नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। तो नेपोलियन का अंतिम युद्ध यही था, वाटरलू का युद्ध, जिसमें एक प्रकार से पराजित हुआ और एक प्रकार से भागा, लेकिन एक प्रकार से पकड़ा गया और आत्मसमर्पण इसको इंग्लैंड के एक प्रकार सामने करना पड़ा, चूँकि इंग्लैंड और फ्रांस शुरुआत से दुश्मनी रही है। आप भारत में देखेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के बीच में खूब एक प्रकार से लड़ाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के बीच में खूब लड़ाई होती थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस के शासन में थी और ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड के शासन की थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के परिणाम व प्रभाव बताइए। देखिए, फ्रांस की क्रांति के परिणाम और प्रभाव, फ्रांस की क्रांति जो थी उसकी अगर बात की जाए तो एक युग परिवर्तन घटना थी। फ्रांस की क्रांति ना केवल फ्रांस की क्रांति बल्कि पूरे के पूरे यूरोप की क्रांति कहें तो ज़्यादा बेटर होगा। यूरोप की क्रांति इसलिए कह सकते हैं इसको क्योंकि एक प्रकार से पूरा का पूरा यूरोप इससे प्रभावित हुआ, यहाँ तक कि एक प्रकार से पूरा का पूरा विश्व फ्रांस की क्रांति से प्रभावित हुआ। जीवन का कोई भी क्षेत्र उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख नेताओं, चाहे वह उदारवादी लाफायते हों, एबेसिये हों आदि हों या उग्रवादी मारा, ब्रीसो, कार्नो, दांते, मिराबो, राब्सपियर ये सभी हों, फ्रांस की क्रांति के सिद्धांतों के लिए प्रतिक्रियावादियों ने से संघर्ष किया इन सभी लोगों ने। ठीक है, जो फ्रांस की क्रांति के प्रतिक्रिया कर रहे थे, फ्रांस की क्रांति को नहीं होने देना चाह रहे थे, उनके खिलाफ सभी ने मिल करके काम किया और फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का अंत करके एक नए युग का सूत्रपात किया। नेपोलियन भी सम्राट बनने के बाद फ्रांस की क्रांति के सिद्धांतों की अवहेलना नहीं कर सका। फ्रांस की क्रांति ने पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया और सामंती व्यवस्था और विशेषाधिकारों का अंत करके समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। मानवाधिकारों की घोषणा ने इस तथ्य पर जोर दिया कि कानून जनसाधारण की सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति मात्र है। क्रांति ने क्या किया कि क्रांति ने राजा के दैवीय अधिकार का सिद्धांत जो था उसको सिद्धांत को समाप्त कर दिया। ठीक है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो समाप्त हो गया। राजा जो एक प्रकार से था, राजा केवल राज्य करेगा, राजा जनता का प्रतिनिधि होगा, ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं होगा। अभी तक राजा को एक प्रकार से ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में हम लोग मानते थे, यानी अगर राजा को आप कुछ बोलोगे तो ईश्वर को आप बोल रहे हो, राजा का विरोध करोगे तो ईश्वर का विरोध आपको समझाता था और आपके लिए दंड की व्यवस्था करी जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब एक प्रकार से राजा को एक प्रकार जनता का प्रतिनिधि समझाने लगा। ठीक है, और उसका जो दैवीय अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, यानी कि एक प्रकार से सॉवरेनिटी आई देश में। अब देश में एक प्रकार से क्या था, लोकप्रिय संप्रभुता, क्रांति का मतलब कि जो जनता चाहे उसके बारे में देश करे। क्रांतिकाल में समाज में कृषि, दासता और निरंकुशता का अंत हुआ, नागरिक स्वतंत्रता का उदय हुआ तथा राष्ट्रीयता की भावना जो है इसका विकास हुआ। नेशनलिज्म की भावना का विकास लोगों के अंदर होने लगा। फ्रांस की क्रांति ने चर्च के पुराने स्वरूप को समाप्त कर दिया और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी करी। शिक्षा को भी चर्च के बंधन से मुक्त करके राष्ट्रीय और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को भी बनाया। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे फ्रांस की क्रांति में ही आप देखेंगे कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के नारे भी दिए गए। तो फ्रांस की क्रांति एक प्रकार से एक युग परिवर्तन घटना मानी जा सकती है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न है भैया, 30 वर्षीय युद्ध के धार्मिक कारण बताइए। देखिए, धार्मिक कारण जो रहा 30 वर्षीय युद्ध का, रिलीजियस केसेस, इसके बारे में अगर बताएं तो धार्मिक कारणों के चलते ही 30 वर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था, 30 साल तक जो चला था। आगबर्स की संधि 1555 ईस्वी से धार्मिक विवाद मंद पड़ गया और इसका अंत नहीं हुआ और इसी संधि में भावी वाद के बीच मौजूद थे। भावी वाद मतलब कि जो बाद में विवाद होने वाले थे, इसी संधि के द्वारा ही एक प्रकार से बाद के विवाद शुरू हो गए। ऑक्सबर्ग की संधि के अनुसार क्या था, जर्मनी के सभी शासकों को अपने राज्य का धर्म सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त हो गया था, अर्थात सम्राट के द्वारा जनता के धर्म का निर्धारण किया जाता था। सम्राट चाहे तो जिस व्यक्ति को चाहे उस धर्म में कन्वर्ट करवा दे। शासक के लिए यह आवश्यक था कि वह या तो लूथरवाद या रोमन कैथोलिक धर्म को अपनाए, इसके अतिरिक्त किसी अन्य धर्म को नहीं अपनाया जा सकता। यानी कि या तो कैथोलिक धर्म अपनाए या तो फिर मतलब कि प्रोटेस्टेंट जो लूथर ने एक प्रकार से जो मैंने आपको आगे समझाया, लूथरवाद को अपनाए या कैथोलिक धर्म को, या एक प्रकार से प्रोटेस्टेंट नीति अपनाए। अन्य धर्म कोई नहीं अपनाया जा सकता। संधि के अंतर्गत यह प्रावधान भी रखा गया कि यदि कोई कैथोलिक विषय
या मतलब कि कोई कैथोलिक बिशप यानी धर्म अध्यक्ष जो होता है लूथरवाद को स्वीकार कर लेता है तो उसे अपने बिशप के सभी अधिकारों को त्यागना पड़ेगा। जो भी एक प्रकार से उसके अधिकार हैं उसको त्यागना पड़ेगा। ऑक्सबर्ग की संधि के अंतर्गत कैथोलिक चर्च की समाप्ति मतलब संपत्ति की रक्षा का प्रावधान भी किया गया। संधि के उपरोक्त प्रावधानों से कई समस्याएं उत्पन्न हो गईं। इससे शासक को जनता का धर्म निर्धारण करने का अधिकार प्राप्त हो गया कि जनता का क्या अधिकार हो गया, शासक मतलब कि शासक निर्धारित करने लगा, राजा निर्धारित करने लगा। इसके अंतर्गत जनता के अधिकारों के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता या कुछ नहीं कहा गया। इसके अतिरिक्त दूसरी समस्या यह भी थी कि ऑक्सबर्ग की संधि में केवल प्रोटेस्टेंट के लूथरवाद को मान्यता प्राप्त थी, जबकि जो काल्विनवाद का प्रभाव यहाँ पर बढ़ रहा था और उसे मान्यता प्राप्त नहीं थी। परिणाम स्वरूप भविष्य में काल्विन मतावलंबियों ने अपनी सुरक्षा हेतु एक लीग बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप 30 वर्षीय युद्ध जो है प्रारंभ हो जाते हैं। चूँकि क्या था इसमें, और धर्म एक प्रकार से महत्वपूर्ण फैक्टर था 30 वर्षीय युद्ध होने का। ठीक है, अच्छा 30 वर्षीय युद्ध के तत्कालिक कारण क्या थे, क्यों हुआ था ये, इसके बारे में समझते हैं। देखिए 30 वर्षीय युद्ध की अगर बात की जाए तो तत्कालिक कारण इसका ये था, तत्कालिक कारण, ठीक है, इमीडिएट रीज़न। इसका तत्कालिक कारण था बोहेमिया का विद्रोह। 30 वर्षीय युद्ध का तत्कालिक कारण था कौन सा युद्ध, बोहेमिया का युद्ध। बोहेमिया के लोग जो थे वो चेक जाति के थे। किस जाति के थे बोहेमिया के लोग? चेक जाति के थे, तथा ऑस्ट्रियन साम्राज्य के भाग में एक प्रकार से ये बोहेमिया के लोग आते थे। 1618 ईस्वी का समय था। इसमें शासक मैथियास की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद फर्डिनेंट जो था ऑस्ट्रिया के सिंहासन पर आसीन होता है। फर्डिनेंट किस पर बैठता है? ऑस्ट्रिया की गद्दी पर बैठता है। शासक फर्डिनेंट कैथोलिक धर्म का अनुयायी था। कैथोलिक धर्म मतलब कि वो एक प्रकार से पुराने ईसाई धर्म को फॉलो करता था, कैथोलिक धर्म को। वह प्रोटेस्टेंट अनुयायियों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं देना चाहता था। यानी एक प्रकार से वह क्या करता था, वो प्रोटेस्टेंट जो एक प्रकार से जो लूथरवादी थे या प्रोटेस्टेंट नीति को, जो नए धर्म जो था ईसाइयों का, उसको जो अपनाते थे उसको कोई सुविधा नहीं देता था। केवल एक प्रकार से किसको देना चाहता था? कैथोलिक धर्म के लोगों को। बोहेमिया के चेक जाति के जो लोग थे उनको यह डर था कि उन्हें बलपूर्वक कैथोलिक धर्म में परिवर्तित कर दिया जाएगा। एक प्रकार से कहीं मतलब कि बोहेमिया के लोगों को यह डर सता रहा था कि उनको एक प्रकार से कैथोलिक जो है मानने पर बेबस कर दिया जाएगा, क्योंकि वो लूथरवादी को मानने वाले थे। उनको लग रहा था एक प्रकार से बोहेमिया के लोगों को, चेक जाति के लोगों को, प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले जो लोग प्रशासनिक पदों पर थे उन्हें सम्राट के द्वारा पदच्युत कर दिया गया। यानी कि जो लूथरवाद को मानते थे, जो बड़े प्रशासनिक पदों पर थे, उनको पद से हटा दिया गया। ठीक है, इसके द्वारा मतलब कि शासक के द्वारा। शासक कौन था उस समय? वो शासक था फर्डिनेंट। ठीक है, इसके अलावा सम्राट ने क्या किया? सम्राट ने सार्वजनिक रूप से लेटर ऑफ मैजेस्ट्री की आलोचना प्रारंभ कर दी, तथा जिन किसानों ने कैथोलिक धर्म नहीं अपनाया उन्हें राजसी भूमि पर खेती करने से मना कर दिया गया। यानी जो राजा की भूमि थी या जो भूमि सरकारी थी, उस भूमि पर वह किसान खेती नहीं कर सकता जो कैथोलिक धर्म को ना मानता हो। जो व्यक्ति कैथोलिक धर्म को मानता था उसी को खेती करने का अधिकार दिया जाता था। ठीक है, इस घटना से क्या हुआ? बोहेमिया की चेक जनता जो थी उसका भय क्रोध में परिवर्तित हो गया तथा उन्होंने विद्रोह करने का निर्णय किया। सम्राट फर्डिनेंट ने 22 मार्च 1618 को चेक जनता से बात करने हेतु 2 प्रतिनिधियों को प्राग, यानी बोहेमिया की राजधानी है प्राग, वहाँ पर भेजा। परंतु क्रोध में आकर के चेक जाति के लोगों ने प्रोटेस्टेंटों ने मतलब कि जो चेक प्रोटेस्टेंट थे, चूँकि धार्मिक प्रोटेस्टेंट जो नीति है ये लूथर ने बनाई थी, इसको मानने वाले जो चेक जाति के लोग थे उन्होंने सम्राट फर्डिनेंट के दोनों प्रतिनिधियों, खास करके जारोस्लाव भर्टिनिट्स और विलियम जो है स्लावाटा, इनको खिड़की से बाहर फेंक दिया। यह सम्राट के लिए खुली चुनौती के समान था। सम्राट ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भेजी। प्रत्युत्तर में बोहेमिया के जो प्रोटेस्टेंट लोग थे उन्होंने सम्राट फर्डिनेंट को सिंहासन से हटाने की घोषणा कर दी कि फर्डिनेंट को सिंहासन से हटाया जाए ऑस्ट्रिया के। ठीक है, 26 अगस्त 1618 ईस्वी की डेट को पेलिटनेट के इलेक्टर फेडरिक को बोहेमिया का सम्राट घोषित कर दिया गया। फेडरिक जेम्स प्रथम यानी इंग्लैंड का सम्राट था। मतलब इंग्लैंड का सम्राट जो था जेम्स प्रथम, उसी के एक प्रकार से दामाद कौन थे? जो एक प्रकार से फेडरिक जो था उसको घोषित किया गया क्या? बोहेमिया का एक प्रकार से सम्राट घोषित किया गया। और चूँकि बोहेमिया का सम्राट जब फेडरिक को घोषित किया गया, फेडरिक एक बड़ा व्यक्ति था जो जेम्स प्रथम जो इंग्लैंड के सम्राट थे उनके दामाद थे। बोहेमिया के प्रोटेस्टेंटों
बोहेमिया के प्रोटेस्टेंटों को भरोसा था कि इंग्लैंड के सम्राट से उन्हें सहायता मिलेगी, चूँकि उन्हीं के दामाद हैं ये। इस प्रकार बोहेमिया के विद्रोह से प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लोगों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया, यानी कि अब धार्मिक युद्ध एक प्रकार से होना शुरू हो गया, धर्म आमने सामने टकरा गए, ठीक है। और तथा 30 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा, इसी को 30 वर्षीय युद्ध कहते हैं। यानी बेसिकली कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट नीति के बीच में युद्ध था, और कैथोलिक नीति को राजा फॉलो करते थे, प्रोटेस्टेंट नीति जनता फॉलो करती थी कुछ, ठीक है, कुछ और दूसरे लोग फॉलो करते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, पिरेनीज संधि पर टिप्पणी कीजिए। पिरेनीज की संधि बेसिकली 1669 ईस्वी में थ्योरी ऑफ पिरेनीज आई। 30 वर्षीय युद्ध के बाद भी लगभग 11 वर्षों तक 1648 से 1659 ईस्वी तक फ्रांस और स्पेन के बीच में संघर्ष चलता रहा। अंततः बाध्य होकर के स्पेनी शासक फिलिप चतुर्थ को क्या किया गया, फ्रांस के साथ पिरेनीज की संधि 1659 ईस्वी में करनी पड़ी। इस संधि की धाराएं अग्रलिखित हैं, यानी पिरेनीज की संधि जो है ये फ्रांस और स्पेन के बीच में हुई थी, ठीक है। पहली बात, रोसोलिन मतलब कि आर्तमा एवं नीदरलैंड के कई प्रदेश स्पेन ने फ्रांस को दे दिए गए इसमें। इसके अलावा यह तय हुआ कि फिलिप चतुर्थ की पुत्री जो थी उनका नाम था मारिया थेरेजा। मारिया थेरेजा का विवाह फ्रांस के शासक लुई 14वें से कर दिया जाएगा। अब जब विवाह हो जाएगा तो फिर एक प्रकार से युद्ध का झंझट खत्म हो जाएगा, तो संधि में ये चीज़ करी गई। पहले की संधियाँ ऐसी ही होती थी कि जहाँ पर ज़्यादा युद्ध होते थे, अगर लड़का लड़की उनके राजकुमार और राजकुमारी हैं ठीक ठाक, शादी करवा दो दोनों की, बस मतलब झगड़ा लड़ाई बंद हो जाएगा। विवाह में दी जाने वाली दहेज की राशि के स्थान पर मारिया ने स्पेन के सिंहासन से अपना प्रभुत्व त्याग दिया है। यानी कि एक प्रकार से मारिया ने क्या कहा कि स्पेन के सिंहासन से हम अपना प्रभुत्व त्याग देते हैं, हम स्पेन पर अब शासन नहीं करेंगे, मैं आपको दहेज में दे रही हूँ। इस प्रकार से पिरेनीज की संधि ने फिलिप चतुर्थ के लिए बहुत अपमानजनक थी, फिलिप चतुर्थ के लिए बहुत अपमानजनक थी, ठीक है। चूँकि फिलिप चतुर्थ की पुत्री मारिया थेरेजा का विवाह एक प्रकार से फ्रांस के शासक लुई 14वें से हो गया। विवाह में दी जाने वाली दहेज की राशि के स्थान पर मारिया ने क्या किया, मारिया थेरेजा ने स्पेन के सिंहासन से अपना प्रभुत्व त्याग दिया कि अब स्पेन के सिंहासन पर हमारा कोई कब्जा नहीं रहेगा। अतः उसने पुनः पुर्तगाल पर अधिकार करने का प्रयास किया, किसने, फिलिप चतुर्थ ने, किंतु उसे परास्त होना पड़ा। 1665 ईस्वी में फिलिप चतुर्थ की मृत्यु हो जाने से स्पेन का गौरव यूरोपीय राजनीति से विलुप्त हो जाता है तथा यह नेतृत्व फ्रांस के हाथों में स्पेन का चला जाता है। इस तरीके से फ्रांस और स्पेन के बीच में ये संघर्ष रहा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा। अगर इसका आपको PDF प्राप्त करना है तो आप 91 61, ठीक है, 93 60 62 पर SMS करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF प्राप्त करने के लिए एक सब्जेक्ट का नहीं, सारे सब्जेक्ट का PDF आपको मिलेगा, ठीक है। इस आपके और भी जो सब्जेक्ट होंगे उनके भी PDF आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ आपका जो एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का पेपर होगा को करिकुलर वाला, उसकी भी PDF आपको मिलेगी, ठीक है। मात्र 100 रुपीज़ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की क्लास होगी, उसकी लिंक मिलेगी। क्लास की लिंक के साथ साथ आपको एक प्रकार से सभी सब्जेक्ट की PDF वगैरह वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और पिछले वर्ष की जो PDF है 2024 के क्वेश्चन पेपर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के, और 2024 का जो मॉडल पेपर मैंने दिया था उसका, और महासंग्राम वीडियो का, उन सभी के PDF वगैरह आपके पास सेंड कर दिए जाएंगे। तो आप तुरंत SMS करें 91 61 93 60 62 पर और कोर्स में ज्वाइन हो जाएं। सारे सब्जेक्ट की क्लासेस होगी मात्र 100 रुपये में, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि गुरुजी असाइनमेंट कैसे तैयार करें, असाइनमेंट एक प्रकार से कैसे बनाया जाता है, तो असाइनमेंट कैसे लिखें इसको लेकर के मैंने आज ही वीडियो बनाई है। आप यह वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। मैंने जैसा अपना असाइनमेंट तैयार किया था, ठीक है, BHU में, मतलब कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहा था, तो ऐसे ही आपको असाइनमेंट लिखना है, ऐसे तैयार करना है। तो ध्यान से एक प्रकार से इस वीडियो को देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।